अफगानिस्तान की राजधानी काबुल पर तालिबान ने कब्जा कर लिया है। कब्जे के बाद तालिबान ने कहा कि वो लूटपाट और अराजकता रोकने के लिए काबुल में घुसे हैं। राष्ट्रपति भवन पर भी तालिबानियों का कब्जा। उन लोगों ने राष्ट्रपति भवन के अंदर की तस्वीरें जारी की। हालांकि पहले तालिबान ने कहा था कि हमारे लड़ाके जबरन काबुल नहीं आएंगे। अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी देश छोड़कर भाग गए। उन्होंने बयान जारी कर कहा कि खून खराबा रोकने और शांति के लिए देश छोड़ना पड़ा। गनी ने कहा है कि तालिबान हथियार के दम पर मुझे हटाना चाहता था। अगर ऐसा होता तो 60 लाख की आबादी वाले काबुल में बड़ी तबाही होती, लोग मारे जाते। राष्ट्रपति गनी के तजाकिस्तान जाने की खबर सामने आई। तालिबान के कब्जे के बाद काबुल में अफरा तफरी का माहौल। बैंकों से पैसे निकालने के लिए लोगों की भारी भीड़ नजर आई। काबुल के बाहरी इलाकों में कल दिन भर हुई हिंसा में तकरीबन 40 लोग घायल हुए हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया। इनमें से कई लोगों की हालत बेहद गंभीर है। तो वहीं काबुल की सड़कों पर ट्रैफिक जाम नजर आया, तो एयरपोर्ट पर देश छोड़कर जाने वालों की भीड़ भी उमड़ती नजर आई। तालिबान ने अगले राष्ट्रपति के तौर पर संस्थापक सदस्यों और मुल्ला उमर के करीबी रहे मुल्ला अब्दुल गनी बरादर का नाम आगे किया है। बरादर ने वीडियो संदेश जारी कर लोगों को शांति का भरोसा दिलाया। हालांकि तालिबान की वापसी के साथ ही महिलाओं की सुरक्षा और आजादी को लेकर कई तरह के सवाल उठ खड़े हुए हैं। अफगानिस्तान के बिगड़ते हालात के बीच एयर इंडिया का विमान काबुल से 129 यात्रियों को लेकर दिल्ली पहुंचा। इन यात्रियों में राजनयिक और अधिकारी शामिल। आपको बता दें कि तकरीबन 1 घंटे तक हवा में मंडराने के बाद भारतीय विमान को काबुल में लैंड कराने की अनुमति मिली। विमान के पायलट ने रडार को बंद कर दिया ताकि हवा में उसे कोई निशाना न बना सके। बड़ी खबरों के बाद अब जानते हैं ऐसी खबरें जिनका सरोकार पूरे देश से है। देश भर में ओलंपिक पदक विजेता खिलाड़ियों का स्वागत का सिलसिला जारी है। आज सुबह 9:30 बजे पीएम मोदी ने खिलाड़ियों को नाश्ते का न्योता दिया है। प्रधानमंत्री आवास पर पीएम मोदी खिलाड़ियों की मेजबानी करेंगे। टोक्यो ओलंपिक में भारत ने 1 स्वर्ण, 2 रजत और 4 कांस्य के साथ कुल 7 पदक जीते हैं। आज से बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा शुरू हो रही है। देश भर में होने वाली इस यात्रा में केंद्रीय मंत्रिमंडल के 39 नए मंत्री शामिल होंगे। ये सभी मंत्री सरकार की उपलब्धियों और गरीबों के लिए किए जा रहे काम को जन जन तक पहुंचाएंगे। 19 राज्यों की 212 लोकसभा क्षेत्रों से यात्रा निकलेगी। यात्रा में आज से 18 अगस्त तक राज्य मंत्री, 19 से 21 अगस्त तक कैबिनेट मंत्री शामिल होंगे। माना जा रहा है कि इसके जरिए यूपी विधानसभा चुनाव से पहले जनता का मिजाज भांपने की कोशिश हो रही है। पेगासस मामले में दाखिल याचिकाओं पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। अर्जी देने वालों ने सुप्रीम कोर्ट से जासूसी के आरोपों की जांच का आदेश देने की मांग की है। कोर्ट में आज केंद्र सरकार कोर्ट अपना रुख साफ करेगी। पिछली सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा था कि केंद्र का जवाब सुनने के बाद ही नोटिस जारी करने पर औपचारिक फैसला होगा। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश एनवी रमन्ना ने संसद में कम बहस पर चिंता जाहिर की। उन्होंने कहा कि बिना जरूरी बहस के बने कानून में स्पष्टता की कमी होती है। बहस के अभाव में जज कानून की ठीक भावना को समझ नहीं पाते और ये नहीं जान पाते कि कानून बनाते समय संसद की भावना क्या थी। चीफ जस्टिस ने सदन में होने वाली बहस की गुणवत्ता पर अफसोस जताया। आज पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की 3री पुण्यतिथि है। उनके समाधि स्थल सदैव अटल पर आज श्रद्धांजलि दी गई। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू, पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह समेत तमाम नेताओं ने वाजपेयी जी को श्रद्धासुमन अर्पित किए। इस मौके पर अटल समाधि पर एक कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया। और अब देखिए देश की राजधानी दिल्ली की कुछ अहम खबरें तेज रफ्तार में। दिल्ली मेट्रो ने पिंक लाइन पर पहली और आखिरी ट्रेन की टाइमिंग में फेरबदल किया है। ये नया समय आज से 10 सितंबर तक लागू रहेगा। डीएमआरसी ने ट्विटर पर लिखा है कि मजलिस पार्क शिव विहार से पहली मेट्रो सुबह 6 की जगह 6:30 बजे शुरू होगी। इसी तरीके से दोनों ही की ओर से आखिरी मेट्रो सेवा रात 11 बजे की जगह रात 10 बजे तक रहेगी। दिल्ली के सराय रोहिल्ला में पुलिस ने चाबी वाले इंस्टेट गैंग का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने गैंग के 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपियों से 30 लाख की ज्वेलरी और लॉकर तोड़ने वाले हथियार भी बरामद किए गए। पूछताछ में पुलिस टीम को पता चला कि ये लोग साइकिल से दिन में चाबी वाला बनकर घूमते थे और हाउस वाइफ को शिकार बनाते थे। दिल्ली में द्वारका के सेक्टर 8 में 4 मंजिला होटल कृष्णा में आग लगने से भारी नुकसान की खबर। आग की वजह से 2 लोगों की मौत हो गई है। कुछ लोग ने जान बचाने के लिए होटल की बालकनी से रस्सी के सहारे छलांग लगाई।
देश के सबसे बड़े प्रदेश यूपी से जुड़ी अहम खबरें जान लेते हैं। यूपी में विधानसभा चुनाव से पहले सारी पार्टियों में तैयारियां तेज कर दी है। बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा के मुकाबले एसपी की सहयोगी पार्टियां भी आज से यात्रा निकालेंगी। जनवादी सोशलिस्ट पार्टी और महान दल की आज से बीजेपी हटाओ प्रदेश बचाओ जनवादी जनक्रांति यात्रा की शुरुआत होगी। इस यात्रा के जरिए समाजवादी पार्टी विधानसभा चुनाव से पहले अपनी जमीन मजबूत करने में जुटी है। यात्रा के जरिए विपक्ष यूपी में किसानों की समस्या, बेरोजगारी और फर्जी मुठभेड़ का मुद्दा उठाएगी। यूपी में कल से विधानसभा का मानसून सत्र शुरू हो रहा है। सदन की कार्यवाही शांतिपूर्ण चलाने के लिए आज विधानसभा अध्यक्ष ने सर्वदलीय बैठक बुलाई है। ये बैठक विधानसभा भवन में होगी, जिसमें सीएम योगी के साथ सभी दलों के विधानमंडल दल के नेता शामिल होंगे। सत्र के दौरान अनुपूरक बजट भी पास करा जाएगा। हालांकि विपक्ष सरकार को घेरने की तैयारी में है। यूपी में कोरोना की वजह से बंद स्कूल आज से खुल रहे हैं। फिलहाल 9वीं से 12वीं तक के छात्र ही 2 पालियों में स्कूल जा पाएंगे। एक पाली में 50% छात्रों की उपस्थित होने की अनुमति है। इस दौरान स्कूलों को अनिवार्य तौर पर कोरोना गाइडलाइंस का पालन करना होगा। क्लास हफ्ते में सिर्फ 5 दिन ही लगेंगी। बच्चों और शिक्षकों के लिए मास्क पहनना जरूरी है। बरेली में बीए की छात्रा के धर्म परिवर्तन का मामला गरमाया। छात्रा के माता पिता ने लगातार धमकियां मिलने का आरोप लगाया। छात्रा के घर पर लगा मकान बिकाऊ होने का बैनर। परिवार का आरोप, बेटी का अपहरण कर जबरन कराया गया धर्म परिवर्तन। छात्रा ने वीडियो जारी कर कहा, अपनी मर्जी से धर्म बदला, ससुराल वालों को परेशान न किया जाए। 10 दिन बीतने के बाद भी अब तक छात्रा का कोई सुराग नहीं है। पुलिस छात्रा की तलाश में जुटी है। यूपी में गंगा नदी का कहर जारी। वाराणसी में गंगा और वरुण नदी का जलस्तर बढ़ने से लोगों की परेशानियां बढ़ी। गंगा किनारे के बने घाट पानी में डूबे। मणिकर्णिका घाट पर पानी भरने से अंतिम संस्कार में दिक्कतें हो रही हैं। अयोध्या में भी सरयू नदी ने खतरे के निशान को पार कर लिया है। निचले इलाकों में बाढ़ का पानी घुस गया है। पहाड़ी क्षेत्रों में लगातार हो रही बारिश की वजह से सरयू का जलस्तर और बढ़ने के आसार हैं। और अब आपको सीधा लेकर चलते हैं बिहार, जहां बाढ़ की नई तस्वीरें सामने आई हैं। उत्तर बिहार में लगातार हो रही भारी बारिश की वजह से बाढ़ के हालात काफी खराब। मोतिहारी जिले में तेज बारिश के बाद आई बाढ़ ने तांडव मचाया है। खेतों में फसलें डूब गई और बाढ़ का पानी लोगों के घरों तक पहुंच गया। मोतिहारी के छौरादानों में पुल के ध्वस्त होने के बाद बाजार, रेलवे स्टेशन और कई गांवों का संपर्क टूट चुका है। लोजपा सांसद चिराग पासवान इन दिनों बिहार में आशीर्वाद यात्रा पर हैं। इसी बीच चिराग तेजस्वी यादव के विधानसभा क्षेत्र राघोपुर पहुंचे। यहां उन्होंने बाढ़ प्रभावित इलाकों का जायजा लिया, लोगों के बीच राहत का सामान भी बांटा और बाढ़ से मरने वालों के परिवार से भी मिले। राहत सामग्री लेने के लिए लोगों में अफरा तफरी मच गई। कल तेजस्वी यादव ने भी राघोपुर का जायजा लिया था। अब खबर पंजाब से, जहां कोरोना के बढ़ते हुए मामलों को देखते हुए नई गाइडलाइंस जारी की गई है। दूसरी ओर अनाज घोटाले पर सियासत तेज हो गई है। पंजाब में कैप्टन सरकार पर बड़े अनाज घोटाले का आरोप है। करीब 20 करोड़ के सरकारी गेहूं के गबन का आरोप कांग्रेस विधायक मदन लाल जलालपुर के इंस्पेक्टर भांजे जसदेव पर लगा है। आरोप घोटाले के बाद आरोपी जसदेव सिंह दुबई फरार। भांजे पर आरोप लगने के बाद कांग्रेस विधायक मदन लाल जलालपुर का बयान, कहा, जसदेव सिंह से मेरा कोई ताल्लुक नहीं, ना ही कोई संपर्क है। पंजाब ने राज्य में प्रवेश के लिए टीकाकरण या नेगेटिव रिपोर्ट को अनिवार्य किया। पूर्ण टीकाकरण करवा चुके या आरटीपीसीआर नेगेटिव रिपोर्ट लाने वालों को ही आज से प्रवेश की इजाजत होगी। राज्य में कोरोना संक्रमण दर में बढ़ोतरी के बाद सरकार ने यह फैसला लिया। पंजाब ने पड़ोसी राज्य हिमाचल और जम्मू कश्मीर से आने वालों की कड़ी निगरानी करने के आदेश दिए हैं। पंजाब में पिछले हफ्ते संक्रमण दर 0.2% हो गई है, जिसके बाद राज्य सरकार ने कोरोना से बचाव के लिए नई गाइडलाइंस जारी कर दी है। चलिए अब चलते हैं पश्चिम बंगाल की खबरों पर, जहां सियासत में एक बार फिर खेला हुबे की हो गई है एंट्री। पश्चिम बंगाल में ममता सरकार आज से खेला हुबे दिवस मनाएगी। टीएमसी खेला हुबे दिवस उन फुटबॉल प्रशंसकों की याद में मनाएगी जिनकी 1980 में एक मैच के दौरान भगदड़ में मौत हो गई थी। आपको बता दें कि इस बार के विधानसभा चुनाव में खेला हुबे टीएमसी का चुनावी नारा भी रहा। बीजेपी ने टीएमसी के इस आयोजन का विरोध किया है। बीजेपी ने कहा है कि मुस्लिम लीग ने 1946 में इसी दिन प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाने की घोषणा की थी, जिसके परिणाम स्वरूप बड़े पैमाने पर हिंसा हुई थी और अब खेला हुबे दिवस के जरिए टीएमसी अन्याय और हिंसक घटनाओं को बढ़ावा देना चाहती है। कोलकाता में मेट्रो सेवा की टाइमिंग आज से 1 घंटे और बढ़ा दी गई है। अब रात 8 बजे की जगह 9 बजे आखिरी ट्रेन स्टेशनों से रवाना होगी।
यात्रियों की संख्या में वृद्धि को देखते हुए मेट्रो का समय बढ़ाने का फैसला लिया गया है। साथ ही पीक आवर में हर 5 मिनट के अंतराल पर मेट्रो मिलेगी। अब आपको लिए चलते हैं जम्मू कश्मीर, जहां सियासत से लेकर कुदरत तक मौसम दोनों बदल रहे हैं। 75वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर कल श्रीनगर के हरी पर्वत किले पर 100 फीट ऊंचा तिरंगा लहराया गया। इस झंडे की लंबाई 36 फीट और चौड़ाई 24 फीट है। इस मौके पर जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा कि ये 100 फीट ऊंचा तिरंगा जम्मू कश्मीर को समर्पित किया गया है। इसके अलावा पहली बार केंद्र शासित प्रदेश की सभी बिल्डिंग और स्कूलों पर भी झंडा फहराया गया। संसद की लोक लेखा समिति के कश्मीर और लद्दाख दौरे का आज तीसरा दिन। पहाड़ी इलाकों में काफी ऊंचाई पर तैनात सेना के जवानों और अधिकारियों को मिल रही सुविधाओं की जानकारी लेने पहुंची है समिति। कल समिति ने द्रास स्थित सेना के कुछ प्रतिष्ठानों और बटालियंस का दौरा किया। कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी की अध्यक्षता वाली लोक लेखा समिति शनिवार को श्रीनगर पहुंची थी। जम्मू कश्मीर में अमरनाथ गुफा के पास फिर बदला मौसम। भारी बर्फबारी से कई फीट बर्फ की मोटी चादर जमी। हालांकि अचानक बदले इस मौसम से अभी तक जान माल की कोई नुकसान की खबर नहीं मिली है। पिछले दिनों अमरनाथ गुफा के पास ही अचानक बादल फटने से भारी तबाही हुई थी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।